शाम के 8 बज चुके थे और मुंबई की एक विशाल बिल्डिंग के ड्राइंग रूम में बैठी सुजाता टीवी पर डेली सोप देखते हुए अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी 7 साल की बेटी डिम्पी दौड़ती हुई आई और एक मैगजीन दिखाते हुए कहने लगी, मम्मा मम्मा मम्मा। सुजाता ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान न देते हुए कहा, हाँ डिम्पू, बोलो क्या बात है। 5 मिनट के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करना, मेरा सीरियल बस खत्म होने ही वाला है। डिम्पी ने भी माँ की बातों पर ध्यान न देते हुए अपनी बात को आगे कहना शुरू किया। माँ, ये बलात्कार क्या होता है? इस पर सुजाता बुरी तरह से झेप गई। सुजाता ने तुरंत डिम्पी के हाथ से वो मैगजीन छीन ली। किस तरह के बेहुदा सवाल पूछ रही हो? आगे से इस तरह की गंदी मैगजीन को हाथ मत लगाना, समझी? डिम्पी को डांटते हुए वो मन ही मन बड़बड़ाने लगी। पता नहीं, आजकल तो हर जगह इस तरह की उलझुल बातें लिखी होती हैं। इसका समाज पर, बच्चों पर क्या असर होगा, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। माँ से जवाब ना पाकर डिम्पी फिर अपने सवाल पर आ गई। माँ, आपने बताया नहीं ये बलात्कार क्या होता है। इस बार सुजाता खींच गई। अब अगर एक बार भी तुम्हारे मुंह से मुझे ये शब्द सुनाई दिया तो बहुत मार पड़ेगी। कोई मतलब नहीं होता इसका। डिम्पी छोटा सा मुंह बनाकर वहां से चली गई। उसे समझ में ही नहीं आया कि आखिर उसने अपनी माँ से ऐसा क्या पूछ लिया जिससे माँ इतनी बिगड़ गई। पर क्या वाकई किसी सामान्य माँ की तरह सुजाता अपनी बेटी के मुंह से ये शब्द सुनकर बौखला गई थी, या बात कुछ और ही थी? कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ ऊपरी तौर पर सामान्य लगती है, उसकी गहराई में बहुत बड़ा तूफान पल रहा होता है। और उस तूफान की कुछ लकीरें आज सुजाता के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थीं। रात को खाना खाने के बाद सारा घर सो चुका था, पर सुजाता पता नहीं अपनी कौन सी यादों को नाखून से खरोंच रही थी। अतीत की ऐसी कौन सी चादर थी जिसे वो अपने शरीर से उतारकर फेंक देना चाहती थी। पता नहीं ऐसा कौन सा एहसास था जिससे उसका शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा भी जल रही थी। वो बार बार अपनी सोई हुई बेटी को देखती और उसकी आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बहने लगती, जैसे वो अपनी बेटी की जगह खुद के बचपन को सोता देख रही हो। अपने बचपन की मासूमियत को देखकर कभी उसके होठों पर मुस्कान आ जाती, तो कभी खुद के लिए ही दया की भावना। धीरे धीरे रात बीतने लगी और सुजाता के अतीत की यादें भी। सुबह जब वो उठी तो आंखें और मन दोनों ही बोझिल थे, पर रोजमर्रा के कामों में वो कब फिर से एक आम गृहिणी बन गई उसे पता ही नहीं चला। उसने सबके लिए नाश्ता बनाया, टिफिन तैयार किया, बेटी को स्कूल छोड़ा, घर के तमाम काम करते हुए एक बार फिर वो अपनी सुखी दुनिया में खो गई। सुजाता की जिंदगी पिछले कई सालों से इसी तरह से चल रही थी और शायद आगे भी चलती रहती अगर आज वो फोन न आया होता। दोपहर करीब 12 बजे फोन की घंटी बजी। मोबाइल पर नंबर माँ का था। सुजाता ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से माँ ने बड़ी ही घबराई हुई आवाज में कहा, बेटा, मैं तुम्हें शायद फोन नहीं करती, पर यह मामला जरा गंभीर है। बात यह है कि बोलते हुए माँ हिचकिचाने लगी। सुजाता ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, कहो ना माँ, क्या हुआ? आप और पापा ठीक तो है ना? क्या आप किसी परेशानी में हैं? क्या आपको मेरी किसी मदद की ज़रूरत है? जल्दी बताइए माँ, मेरा जी घबरा रहा है। सुजाता के मन का घोड़ा उन कुछ पलों में न जाने कितनी अनहोनी घटनाओं की चक्कर काट आया। इतने सालों में माँ ने कभी भी इतने हिचकते हुए उससे बात नहीं की थी। फिर माँ ने कपकपाती आवाज में कहना शुरू किया और सुजाता सुन्न सी खड़ी सुनती रही। माँ ने कहा, सुजाता बेटा, वो तुम्हारे ताऊजी बहुत बीमार हैं। बस यूँ समझ लो कि तुम में उनकी जान अटकी है। डॉक्टर कह रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे तुमसे ये सब कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर बेटा, मैं और तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम एक बार आकर ताऊजी से मिल लो। वो तुम्हारे नाम की रट लगाए हुए हैं। सुजाता, मुझे लगता है उन्हें बीती बातों का पछतावा है और वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तुम भी उन पुरानी बातों को भूल जाओ बेटा। तुम आओगी ना? हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। सुजाता ने बिना कोई जवाब दिए फ़ोन रख दिया।
या शायद उसके हाथ से फ़ोन कब गिरा उसे पता ही नहीं चला। ठीक उसी तरह जिस तरह उसकी आंखों के सामने से उसका बचपन कब निकल गया उसे पता ही नहीं चला। कितना दर्द भरा था, कितना सहमा सहमा था उसका बचपन। फ़ोन रखकर सुजाता हॉल में गई जहां उसकी बेटी पैर फैलाकर टीवी देख रही थी। सुजाता ने उससे कहा, डिम्पी ठीक से बैठो, इस तरह फैलकर मत बैठो। डिम्पी ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, माँ मैं फैलकर क्यों नहीं बैठूं? सुजाता ने उतनी ही बेरुखी से कहा, क्योंकि ऐसे नहीं बैठा जाता है, क्योंकि ये तरीका नहीं है बैठने का, क्योंकि लड़कियां ऐसे नहीं बैठा करती। सुजाता ने ऐसा कहते हुए बड़ी खींच से डाइनिंग टेबल पर रखा गिलास उठाया और उसमें पानी भरा ही था कि डिम्पी ने फिर कहा, माँ पर लड़कियां ऐसे क्यों नहीं बैठती? ये सुनते ही सुजाता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शायद उसके गुस्से का ये लाल रंग उसके काले अतीत के कारण ही था, जिसके जख्म आज कुछ हरे हो गए थे। अब सुजाता के सब्र के सारे बांध टूट गए और वो रुआं से गले से कहने लगी, मुझे नहीं पता बेटा कि लड़कियां ऐसे क्यों नहीं बैठती। मुझे नहीं पता कि छोटी बच्चियों के साथ ऐसा क्यों होता है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे रोका जा सकता है। मैं तो बस तुझे बचाना चाहती हूँ मेरी बच्ची। इतना कहते हुए सुजाता ने डिम्पी को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। डिम्पी ये सब समझने में असमर्थ थी। वो अपनी छोटी छोटी आंखों को बड़ा करके अपनी माँ के दुख को समझने की कोशिश कर रही थी। सुजाता ने मौके की नज़ाकत को भांपते हुए डिम्पी से कहा, ओके ये सब छोड़ो, चलो तैयारी करो, कल हम दोनों नानी के घर जा रहे हैं। बाल मन बड़ा ही सरल और सुलभ होता है। डिम्पी थोड़ी देर पहले घटी घटना को भूलकर खुशी से चीखती चिल्लाती अपने कमरे में चली गई। वहां जाने का फैसला सुजाता ने क्यों लिया ये वो खुद भी नहीं जानती। शादी को 8 साल हो गए और इन 8 सालों में सुजाता ने एक बार भी अपने मायके का रुख नहीं किया था। जब भी उसके माता पिता को उसकी याद आती वो लोग खुद ही उससे मिलने आ जाते थे। 2 दिन बाद ही सुजाता को उसके पति ने ट्रेन में बिठा दिया। ट्रेन ने जैसे ही आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया, सुजाता समय के साथ पीछे की ओर दौड़ लगाने लगी। सुजाता को अपने घर की वो चौखट याद आने लगी जिसके बाहर शाम 7 बजे के बाद लड़कियों का पैर रखना भी मना था। उसे याद आ रहा था, मेरी दादी अक्सर कहती, अंधेरा होने के बाद अच्छे घरों की लड़कियां बाहर नहीं जाती। पर क्यों नहीं जाती ये ना कभी मैंने दादी से पूछा और ना ही कभी दादी ने बताया। दादी अंधेरे की जिस बुरी दुनिया से मुझे बचाना चाहती थी, उन्हें नहीं पता था कि वो दुनिया तो उस चौखट के अंदर ही बसती है। सुजाता अपनी गोद में सोई हुई डिम्पी के बालों को प्यार से सहला रही थी। वो अपने बरसों पुराने मवाद को किसी के सामने खुलकर रखना चाहती थी। फिर उसने अपने पर्स में से डायरी और पेन निकाला और इतने वर्षों की अपनी पीड़ा को स्याही के रंग में रंगना शुरू किया। ताऊ जी, जिन्हें मैं अपने पापा से भी ज्यादा प्यार करती थी, जिन्होंने मेरा जन्म, मेरा बचपन बहुत करीब से देखा था, मुझे हर जगह घुमाने, स्कूल छोड़ने वही आते थे। मुझे चॉकलेट दिलाते, रंग बिरंगे गुब्बारे भी दिलाते थे। मेरे बचपन के 6 साल उनके साथ बहुत अच्छे बीते। बस मेरी यादों में मेरा बचपन 6 साल का ही था। उसके बाद जो कुछ भी था वो किसी नर्क से कम नहीं था। मैं बड़ों की सारी नसीहतें मानती, ऐसे बैठो, ऐसे मत बैठो, कोई आए तो उनके सामने मत आओ, लड़कों से बात मत करो, जोर से बात मत करो, जोर से हंसो मत। मेरा घर भी किसी आम घर की तरह ही था। मेरी माँ हमेशा घर के कामों में बिजी रहती। पापा काम पर जाते और ताऊजी घर और बाहर दोनों संभालते, इसीलिए वो अक्सर घर पर ही रहते। ताऊजी ने शादी नहीं की थी। मेरी यादें आज भी इतनी ताज़ा हैं मानो कल ही वो दिन गुजरा हो, जिस दिन से मेरे लिए सब कुछ भयानक हो गया था। मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई थी। मैं सिर्फ 6 साल की थी, रोज की तरह खेलकर लौटी थी। उस दिन मेरे घुटने में चोट लगी थी। मैं रोते हुए घर आई। माँ रसोई में थी, इसीलिए ताऊजी ने मुझे गोद में उठा लिया और कहने लगे, अरे हमारी गुड़िया रानी गिर गई, चोट लग गई? कोई बात नहीं,
ताऊजी आपकी मरहम पट्टी कर देंगे, फिर आपका दर्द कम हो जाएगा। ऐसा कहते हुए ताऊजी मुझे ऊपर अपने कमरे में ले जाने लगे। दादी वहीं आंगन में बैठी थीं, पर उन्होंने उन्हें रोकने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं सबसे सुरक्षित हाथों में हूँ। ताऊजी ने मुझे अपने बिस्तर पर बिठाया, पुचकारा, पीठ पर लाड़ से हाथ भी फिराया। उनके इस लाड़ प्यार की मुझे आदत थी, पर उसके बाद जो हुआ उसकी आदत मुझे नहीं थी। वे घुटने पर दवाई लगाते हुए कहने लगे, अब मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अब आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर उन्होंने अपना हाथ ऊपर की ओर खिसकाना शुरू किया। ये सब क्या हो रहा है ये समझने में मैं पूरी तरह असमर्थ थी, पर वो छुअन और उसका एहसास बहुत गंदा था, जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाई। वो छुअन इतनी अजीब थी कि मैं बिना कुछ कहे उठकर वहां से भाग गई, पर किसी से कुछ कहा नहीं। दूसरे दिन मैं सब भूल गई। 6 साल की उम्र की बेफिक्री एक बार फिर मुझ में आ गई। मैंने फिर ताऊजी के साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया। काफ़ी दिनों तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन जब ताऊजी मुझे स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तब अचानक उन्होंने कार एक सुनसान रास्ते पर ये कहकर रोक दी कि उनसे यहाँ कोई मिलने आने वाला है। उन्होंने मुझे चॉकलेट दी और फिर से अपने हाथ से मेरे घुटनों के ऊपर सहलाने लगे। मैं घबरा गई कि ये अचानक ताऊजी को क्या हो जाता है। मेरे हाथ से उनकी दी हुई चॉकलेट गिर गई। मैं रोने लगी, पर वे नहीं रुके। उन्होंने मेरे शरीर पर हर जगह हाथ लगाया। ऐसा करते हुए उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, जिसे समझने में मैं असमर्थ थी। उस दिन के बाद से तो उनकी रही सही झिझक और डर भी जाता रहा। आए दिन मुझे अकेला देखकर वे वही घिनौनी हरकतें करने चले आते, और मैं अपने ही घर में खुद के लिए एक सुरक्षित कोना तलाशती रह जाती। रात को सोते समय मैं अपनी गुड़िया को कसकर पकड़कर सोती। रात भर मेरी नज़र दरवाजे पर ही लगी रहती कि कहीं ताऊजी ना आ जाएं। मेरी दादी की सुनाई परियों की कहानी का राक्षस मेरी जिंदगी में आ जाएगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे शारीरिक पीड़ा तो हो ही रही थी, पर मानसिक तौर पर क्या हो रहा था उसे बयान कर पाना मुश्किल था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जो पीड़ा मैं सहन कर रही हूँ वो वास्तविकता में एक जघन्य अपराध है। उसे समाज में शारीरिक शोषण कहा जाता है। मुझे अपने शरीर पर किसी के भी स्पर्श से घिन होने लगी थी। मैं बार बार नहाती, बार बार साबुन से अपने हाथ धोती, फिर भी वो एहसास न धुलता। मेरे अपराधी को समाज और परिवार में इज्जत पाता देखकर, सबके साथ हंसता खेलता देखकर मेरा खून खौल उठता। उन्हें किसी का डर नहीं था। इस तरह की किसी भी आदमी को समाज, परिवार या कानून का डर नहीं होता, क्योंकि उनके पास इज्जत ओहदे का ऐसा लबादा होता है जिसके नीचे की गंदगी कोई चाहकर भी नहीं देख सकता। ये लोग समाज के ठेकेदार बने घूमते हैं। इनके लिए रिश्ते, संस्कार, सब कुछ सहूलियत की चीजें होती हैं, जिन्हें ये अपनी जरूरत के अनुसार तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। आखिरकार 4 साल बाद एक दिन मेरी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। मैं खुद उनके पास गई और उनसे कहा, अगर उन्होंने ये सब बंद नहीं किया तो मैं सारी बातें माँ से कह दूंगी। उन्होंने हंसकर मेरी पीठ पर हाथ फिराया और बोले, क्या बताओगी? क्या आपके ताऊजी आपको प्यार भी नहीं कर सकते? तुम बहुत छोटी हो, तुम्हारी बातों पर कौन विश्वास करेगा? जाओ खेलने जाओ। उनकी इस बेफिक्री ने मुझे और बेचैन कर दिया। लिखते लिखते सुजाता के चेहरे पर एक करुणा के भाव आ गए। वो अपने आप में बड़बड़ाने लगी, कितनी बेबस थी मैं अपने अपनों के ही बीच। उसने आगे लिखना शुरू किया। माँ, क्या आपको याद है वो दिन जब मैं आपको ताऊजी के बारे में बताने आई थी? मैंने आपको सब कुछ बताया था। मुझे आपका दुख आपके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। आपने मुझे गले से लगा लिया था। कितने दिनों बाद मैं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। एक अजीब सी शांति का एहसास हो रहा था। मुझे लगा अब आप जाकर उस राक्षस से जवाब मांगेंगी कि आखिर उसने आपकी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। पर आपने जो कुछ मुझसे कहा
उसे सुनकर तो मैं स्तब्ध रह गई थी। आपने कहा, बेटा, जो भी हुआ वो सिर्फ तुम्हारे और मेरे ही बीच में रहेगा। तुम इस बारे में कभी किसी से बात नहीं करोगी, वरना समाज में तुम्हारी और घर की बहुत बदनामी होगी। और अगले ही दिन आपने मुझे नानी के यहाँ पढ़ने भेज दिया। माँ, क्या आपको विश्वास था कि मैं वहाँ सुरक्षित रहूंगी? मैं तो कमजोर थी, असमर्थ, असक्षम थी, पर आप मेरी आस थी। मुझे पूरा विश्वास था कि आप जरूर कुछ करेंगी। आप मेरी ताकत क्यों नहीं बनी माँ? आपने मेरे लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? आपको याद है माँ, दूसरे दिन घर से विदा लेते समय दादी ने मुझसे कहा था, बेटा, तुमने सबके पैर छुए लेकिन अपनी ताऊ जी के नहीं छुए। जाओ, जाकर ताऊ जी को प्रणाम करो। उस दिन मैं टूट गई थी माँ। जिस आदमी ने मेरा बचपन अपने पैरों तले रौंद दिया, मुझे झुककर उसके उन्हीं पैरों को छूना पड़ा। वो विजेता की तरह चौखट के भीतर ही खड़ा रहा और मुझे अपराधी की तरह अपना ही घर छोड़कर जाना पड़ा। मैं आज तक इसी कश्मकश में हूँ माँ कि आखिर मैं कहाँ गलत थी। इतना लिखकर सुजाता ने डायरी और आंखें बंद कर ली। और ट्रेन की धड़धड़ की आवाज सुजाता के दिल की धड़कनों के साथ ही कदमताल कर रही थी। उसकी खीज, उसका गुस्सा आज भी शांत नहीं हुआ था। वो बीती बातों को, अपने दर्द को याद कर अपने हाथों की उंगलियों को आपस में रगड़ रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ नफरत थी और ताऊजी से घिन थी। इतने में स्टेशन आ गया। सामान के साथ अपने मन का बोझ लेकर वो सीधे अस्पताल गई। सब आईसीयू के बाहर बैठे हुए थे। सुजाता ने डिम्पी को अपनी माँ के पास बाहर छोड़ा और खुद अंदर चली गई। उसने देखा ताऊजी अनगिनत मशीनों के सहारे जिंदा थे। सुजाता की आहट से उनकी आंख खुली। सुजाता को देखते ही उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, मानो उससे माफ़ी मांग रहे हों। सुजाता ने उनसे कहा, ताऊजी, आपको इस हालत में देखकर मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही है, ठीक उसी तरह जैसे आपको मुझे दर्द देते वक्त होती थी। ये सुनकर ताऊजी की आंखों से आंसू निकल आए। सुजाता ने आगे कहा, आपके इस पछतावे का ना तो इतने सालों बाद कोई मतलब बनता है और ना ही मुझे इससे कोई फर्क पड़ेगा। मैं यहाँ आपसे मिलने नहीं आई हूँ, बल्कि जिस डर से मैं इतने सालों से भाग रही हूँ उससे आंखें मिलाने आई हूँ, ताकि समय आने पर मैं अपनी बेटी के लिए सबसे लड़ पाऊँ, उसे आप जैसे लोगों से सुरक्षित रख पाऊँ, उसे सिखा सकूँ कि उसे किसी भी तरह का अत्याचार सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना तो मैं नहीं कर पाऊँगी और ना ही आज आपके पैर छूऊंगी। इतना कहकर वो बाहर आ गई। अपनी माँ के पास आकर उसने पर्स में से डायरी निकाली और माँ को देते हुए बोली, आप ये डायरी ज़रूर पढ़ना, मैंने आपके लिए ही लिखी है। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप समझें कि उस समय मेरा दर्द, मेरी पीड़ा समाज, मान प्रतिष्ठा, घर परिवार, इन सब से ऊपर थी। उसने एक लंबी सांस भरी और कहा, चलती हूँ माँ, 2 घंटे में मेरी वापसी की ट्रेन है। आज वापसी के लिए कदम बढ़ाते समय सुजाता अब खुद को काफी हल्का महसूस कर रही थी, मानो सारा बोझ उतार कर आई हो। ट्रेन में बैठने के बाद उसने डिम्पी से कहा, डिम्पी, तुम मुझसे कुछ सवाल पूछ रही थी ना? आओ, आज मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देती हूँ। फिर तो माँ बेटी के सवाल जवाब का सिलसिला रेल की रफ्तार के साथ साथ आगे बढ़ता ही चला गया।